बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मंगोल सल्तनत के जुल्म और सितम से भला हम में से कौन वाकिफ नहीं है, क्योंकि जो इंसान भी हिस्ट्री की थोड़ी बहुत भी समझ रखता है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि हमारी दुनिया की तारीख में मंगोल सल्तनत से ज़्यादा खतरनाक और मंगोल सल्तनत से ज़्यादा जालिम कोई भी सल्तनत नहीं गुजरी है। हमारी दुनिया के लोगों ने ना तो मंगोल सल्तनत से पहले कभी इतना खतरनाक और इतना जालिम फौज देखी थी और ना ही कभी मंगोल सल्तनत के बाद में देखी है। यानी ये अभी तक के हमारी दुनिया की हिस्ट्री के सबसे जालिम और सबसे खतरनाक सल्तनत थी। साथ ही साथ दोस्तों, जब कभी भी मंगोलों के जुल्म और सितम का जिक्र किया जाता है तो मुस्लिम दुनिया को भी जरूर याद किया जाता है, क्योंकि ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि मंगोल सल्तनत ने जितना नुकसान मुसलमान दुनिया को पहुंचाया था उतना नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाया था। दोस्तों, जहां एक तरफ मंगोल सल्तनत से पहले मुसलमानों का आधी से भी ज्यादा दुनिया पर हुकूमत हुआ करता था, तो वहीं दूसरी तरफ मंगोलों के ताकतवर हो जाने के बाद मुसलमानों की हुकूमत खत्म होना तो दूर बल्कि उनको जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया था। एक सदी के बाद ही ऐसा महसूस होने लगा था कि अगर मंगोलों के जुल्म और सितम का ये मामला बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा तो अगले 30 से 40 साल के अंदर हमारी दुनिया पर कोई मुसलमान तो दूर बल्कि इनका बच्चा भी बाकी नहीं रहेगा। मगर दोस्तों, फिर वक्त ने हमेशा की तरह अपनी बाजी को पलटा और कुछ वक्त के अंदर ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि जिन मंगोलों की वजह से मुसलमान बिल्कुल खत्म होने की मोड़ पर पहुंच चुके थे, अब मुसलमान उन्हीं मंगोलों पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ अगले 40 से 50 साल के अंदर। मंगोलों के हुकूमत का होना तो दूर बल्कि वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मंगोल नाम की कोई ताकत हमारी इस दुनिया में कभी हुआ ही नहीं करती थी। मगर दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, और वो भी ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया। तो आपको बताते चलिए कि हिस्ट्रियन इसके पीछे कई वजह बताते हैं। उनमें से एक वजह तो ये भी थी कि जिन मंगोलों को उस दौर में हराना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था, उन मंगोलों को हराने के लिए अब हमारी दुनिया में कुछ ताकतवर लोग पैदा हो चुके थे, जिनमें रुकनुद्दीन बेरबस, बरके खान और अलाउद्दीन खलजी जैसे लोगों का नाम टॉप पर आता है। मगर दोस्तों, मंगोल सल्तनत के कमजोर होने और उसके खत्म होने के पीछे एक और भी बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी कि मंगोल लोग खुद ही मुसलमान होना शुरू हो गए थे। इस्लाम से मुतासिर होकर आहिस्ता आहिस्ता बड़े से बड़े मंगोल सरदारों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया था। आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को तारीख के कुछ ऐसे ही मशहूर मंगोल सरदारों के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम अपनाया था बल्कि इस्लाम अपनाने के साथ साथ मंगोल सल्तनत को ख़त्म करने में भी एक अहम किरदार अदा किया था, जो कि इस्लाम अपनाते ही उन बड़े बड़े सरदारों ने मुसलमानों की तरफ से मंगोलों के ही खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बरके खान का है। वही बरके खान के जिनको इस्लाम अपनाने वाले पहले मंगोल सरदार के तौर पर भी याद किया जाता है, जो कि इनसे पहले मंगोल सल्तनत में किसी ने भी इस्लाम मजहब नहीं अपनाया था। बरके खान ने इस्लाम मजहब को एक सूफी बुजुर्ग से मुतासिर होकर अपनाने का फैसला किया था। दोस्तों, बरके खान का इस्लाम में आना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये तो एक तारीख का टर्निंग पॉइंट था। मानो उसने न सिर्फ पूरी दुनिया के नक्शे को बल्कि हिस्ट्री को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्योंकि दोस्तों, बरके खान कोई आम सरदार नहीं थे, बल्कि ये तो मंगोलों के एक बड़े इलाके के मालिक हुआ करते थे। यही वजह थी कि उनके इस्लाम अपनाते ही दूसरे छोटे छोटे मंगोल सरदारों ने भी इस्लाम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, और कुछ वक्त के अंदर ही हजारों की तादाद में मंगोल मुसलमान होना शुरू हो गए थे। इसके अलावा बरके खान ने इस दौर में बची हुई इकलौती इस मुस्लिम सल्तनत यानी ममलूक सल्तनत के साथ गिड़ जोड़ कर लिया, और उसके हुक्मरान यानी रुकनुद्दीन बेबर्स मिलकर हलाकू खान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। आपको बताते चलिए कि ये खतरनाक जंग हलाकू खान के इस हमले के बाद शुरू हुई थी, कि जो इसने बगदाद शहर पर किया था। जिस हमले में हलाकू खान ने बगदाद को न सिर्फ पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर दिया था, बल्कि उसके लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों की मीनार बना दिए थे।
बरके खान के मुसलमानों की तरफ आ जाने के बाद मुस्लिम दुनिया में एक नई जान आ गई थी। हलाकू खान जो पहले पूरी मुस्लिम दुनिया को रोन देना चाहता था, अब वो चाह कर भी एक जंग भी नहीं जीत पा रहा था। हलाकू खान बार बार कोशिश करता था मगर अपने इस खानदानी भाई को नहीं हरा पाता था। आखिरकार बरके खान और रुकनुद्दीन बेबर्स जैसे लोगों के फौजों को हराने का ख्वाब अपने साथ लेकर ही हलाकू खान की मौत हो गई थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है नुगाई खान का। नुगाई खान गोल्डन हार्ट के एक मशहूर और ताकतवर कमांडर हुआ करते थे। रिश्ते में बरके खान उनके चाचा लगा करते थे। बातो खान की मौत के बाद उन्होंने भी अपने चाचा यानी बरके खान की तरह इस्लाम को अपना लिया था और अपने चाचा के साथ हलाकू खान के खिलाफ कई जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तारीखी किताबों के वर्क को पलटने के बाद ये बात मालूम चलती है कि उन्होंने कई जंगों में बरके खान के साथ हलाकू खान का मुकाबला किया था। हलाकू खान के अलावा भी उन्होंने मंगोलों की कई दूसरी फौजों को भी वक्त वक्त पर शिकस्त दी थी। हालांकि अपने चाचा यानी बरके खान की मौत के बाद ये गोल्डन हार्ट के इलाके से थोड़ा सा अलग हटकर यूरोप की तरफ निकल गए थे और जंगों में कामयाबियां हासिल करते हुए पोलैंड और हंगरी के इलाके तक पहुंच गए थे। हालांकि आपको बताते चले कि उनको मौत भी एक जंग में लड़ते हुए ही नसीब हुई थी। अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद तीसरे नाम की और वो है ममाई खान। ममाई खान भी गोल्डन हार्ट इलाके के ही एक मशहूर फौजी कमांडर हुआ करते थे। वो गोल्डन हार्ट इलाके के कभी खान तो ना बने मगर उन्होंने अपनी फौज की मदद से इतनी ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी कि गोल्डन हार्ट पर बैठने वाले खान और उनकी रजामंदी के बाद ही चुना जाता था। यानी सल्तनत के तख्त पर जिस इंसान को भी बिठाया जाता था वो उनके हाँ करने के बाद ही बैठा करता था। ममाई खान को सबसे पहले सन 1350 के करीब में गोल्डन हार्ट के इलाके का गवर्नर बनाया गया था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर इतनी ज्यादा शोहरत और ताकत हासिल कर ली थी कि रूस का वो हुक्मरान जो गोल्डन हार्ट के सल्तनत को टैक्स दिया करता था, वो ये टैक्स सल्तनत के हुक्मरान को देने के बजाय उनको ही दिया करता था। इससे आप लोग इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सल्तनत में उनकी हुकूमती पकड़ का क्या आलम था। ममाई खान ने भी लगभग सन 1380 के करीब में 54 से 55 साल की उम्र में एक जंग में लड़ते हुए ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, अब इस लिस्ट में अगला नाम है तगुदार अगलन का। तगुदार अगलन को तगुदार अहमद के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, ये रिश्ते में हलाकू खान जैसे खतरनाक और जालिम इंसान के सगे बेटे थे। हलाकू खान की मौत के बाद इसकी हुकूमत उसके बेटे अबाका खान के पास आई। अबाका खान के बाद उसकी ये सल्तनत उसके भाई के पास आई जिस भाई का नाम तगुदार अगलन था। तगुदार अगलन पहले मुसलमान बने और बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर तगुदार अहमद कर लिया। मगर जैसे ही ये मुसलमान हुए वैसे ही उनके भाई यानी अबाका खान का जो बेटा था, जिसको अरगोन खान के नाम से भी जाना जाता है, इसने इनको खिलाफ बगावत कर दी। इसके साथ इस बड़ी बगावत में मंगोल सल्तनत के कई और बड़े बड़े वजीर भी शामिल थे, मगर तगुदार अहमद इस बगावत को कुचलने में कामयाब हो गए। उन्होंने अरगोन खान को कैद में डाल दिया, मगर कुछ वक्त के बाद ही एक बार फिर से मंगोलों के बहुत सारे बड़े बड़े वजीरों ने अंदरूनी तौर पर प्लानिंग करके तगुदार अहमद के खिलाफ बगावत कर दी। ये बगावत इतनी बड़ी थी कि जिसको तगुदार अहमद को कुचलने में कामयाब न हो सके। इन वजीरों ने तगुदार अहमद को कैदी बनाया और उसके बाद अरगोन खान को कैद से छुड़ाकर उस सल्तनत का मालिक बना दिया, जिसके बाद अरगोन खान ने तख्त पर बैठते ही तगुदार अहमद की मौत का फरमान जारी कर दिया और उस तरह से उन्होंने हमारी दुनिया को बहुत कम उम्र में ही अलविदा कह दिया। जज़ाकल्लाह।